Hello everyone, welcome back to English with Neha Malik YouTube channel. As I promised in the last class that we would start grammar from scratch. And also in the last class I told you grammar is very important for many of the topics like sentence improvement, error spotting, sentence completion, sometimes fillers and sometimes parajumples. तो ग्रामर को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले क्या आया, विच केम बिफोर, लैंग्वेज और ग्रामर, इन दोनों में से क्या पहले आया? सम ऑफ यू मे नो दिस एंड सम ऑफ यू मे नॉट. आंसर इज लैंग्वेज. जी हाँ, लैंग्वेज पहले आई. एक छोटे से बच्चे को जब माँ कुछ सिखाती है, कुछ शब्द वो माँ से पकड़ता है, कुछ शब्द वो अपने भाई या बहनों को बोलते हुए देखता है, तो वो वहां पे ग्रामर नहीं सीख रहा होता, वो सिर्फ कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को पकड़ रहा होता है. किसी ने इशारा करके कहा कि पानी दे दो, तो उसको समझ आया कि अच्छा इस चीज को पानी कहते हैं. किसी ने कहा, पापा ने कहा, अरे न्यूज़पेपर कहाँ रखा है, अखबार कहाँ गया. कुछ वर्ड्स को बच्चा सीख लेता है, पर इसका मतलब ये है क्या उसको ग्रामर आ गई? नहीं. तो ग्रामर किससे आती है? लैंग्वेज सीखने के बाद या लैंग्वेज सीखने के पहले? लैंग्वेज सीखने के बाद. Once you are familiar with certain words, okay, this word is from Hindi, this word is from English. After that, there is the need of grammar. उसके बाद ग्रामर की जरूरत महसूस होती है उन सभी वर्ड्स को एक शेप देने के लिए, टू प्रोवाइड अ मीनिंगफुल वे टू दैट सेंटेंस. इसलिए हम ग्रामर को पढ़ते हैं. आपने देखा होगा कि जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो छोटे छोटे सेंटेंस बनाने लगता है, और बड़ा होता जाता है फिर बड़े बड़े सेंटेंस बनाने लगता है. इससे पता चलता है कि उसकी ग्रामर इंप्रूव हो रही है. तो इससे हमें पता चला कि पहले क्या आया? पहले आई लैंग्वेज. ओके, कोई भी आपसे कभी भी पूछे कि विच केम बिफोर, योर आंसर मस्ट बी लैंग्वेज, और फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे. जब हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारा सेशन आपको पता ही है, आने वाले सभी सेशंस में हम ग्रामर को एकदम स्क्रैच से लेके एडवांस तक पहुंचाएंगे. क्योंकि ये पहली क्लास है तो इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ आना बहुत जरूरी है. पार्ट ऑफ स्पीच कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है. अगर आपने कभी सीडीएस का पेपर दिया है तो 10 से 12 क्वेश्चंस पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं. 120 क्वेश्चंस में से 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने पे आते हैं. तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आपने कोई भी सेंटेंस लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा शी इज माई टीचर. शी इज माई टीचर. अब इस पूरे को ग्रामर की भाषा में स्पीच कहा गया है. सेंटेंस नहीं, ग्रामर की भाषा में इस पूरे वाक्य को स्पीच कहा गया है. अब इस स्पीच के कुछ पार्ट्स हैं. 4 पार्ट्स आप यहाँ पे देखेंगे. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. सो 4 पार्ट्स में हमने इस स्पीच को, इस सेंटेंस को डिवाइड किया है. इन्हीं पार्ट को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच. कोई प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है, कोई नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, कोई वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, और कोई किसी और तरह से बिहेव कर रहा है. अब आपको समझ आया पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कि आपको कोई एक सेंटेंस दे देगा, कोई पार्ट अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि बताओ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. तो पार्ट ऑफ स्पीच तो तब बता पाएंगे जब उनकी समझ होगी. तो पहले तो हम सबका शॉर्ट इंट्रोडक्शन जानेंगे सभी पार्ट ऑफ स्पीच का. पार्ट ऑफ स्पीच में एक बार फिर से बता दूं अगर आपको किसी को समझ नहीं आया. किसी एक सेंटेंस में कोई एक वर्ड कैसे बिहेव करता है
उसे कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे इस सेंटेंस में ये कैसे बिहेव किया, प्रोनाउन की तरह, तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, प्रोनाउन। टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8. In some websites on Google you may found 9, in some 10. There is only and only 8 part of speech. Got it? Okay. Now I'm not talking about the syllabus here. Okay? Because if I talk about the syllabus, you will ask me, ma'am, where is tenses, where is question tag, where is conditional sentences, where is articles. This is not the syllabus of your competition or of your competitive English. This is only grammar basic here. Got it? Okay, so let's start with noun. What is a noun? As you all know, it is a naming word. It is a naming word. किसी भी चीज को हमने कोई नाम दे दिया। हम कहीं पढ़ने जाते हैं, वहां से हमें कोई नॉलेज मिलती है। कोई उसको स्कूल कहता है, कोई उसको कॉलेज कहता है, कोई उसको कोचिंग बोलता है, कोई उसको इंस्टीट्यूशन बोलता है। तो किसी भी चीज को नाम देना इज नाउन। कोई बिल्कुल इलैबोरेट कर देता है कि मैं डीपीएस में पढ़ता हूं, तो वो भी क्या है, वो भी नाउन है। हाँ, वो बात अलग हो गई, वो प्रॉपर नाउन हो गया। और खाली स्कूल बोल दिया, कॉमन नाउन हो गया। माई मदर इज अ ग्रेट कुक, इसमें मदर क्या है, नाउन है, नेमिंग वर्ड है। कुक भी यहाँ पर क्या है, नेमिंग वर्ड। बहुत सारे जो भी मन में डाउट आ रहे होंगे, मुझे सब पता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि अभी आप उन डाउट को थोड़ा सा होल्ड करके रखें। मेरी माँ नेमिंग वर्ड है, ठीक है। माँ जो आपको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, एक बहुत अच्छा खाना पकाती भी है, खाना पकाने वाली भी है। तो कुक भी यहाँ पर क्या हो गया है, नेमिंग वर्ड। ओके, शी लव्स चॉकलेट्स, शी लव्स चॉकलेट्स, खाने की चीज लग रही है कोई, क्या लग रही है, खाने की चीज, तो ये भी क्या है, नाउन है। आई लव इंडिया, किसी रहने की जगह का नाम लग रहा है, तो ये भी क्या है, नाउन है। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई भी डाउट होना चाहिए। नाउन, एनी नेमिंग वर्ड गिवन टू एनीथिंग, एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनी फीलिंग, किसी भी चीज को इस पूरे यूनिवर्स में अगर नाम दे दिया गया, दैट इज अ नाउन। प्रोनाउन, अब जब नाउन था तो ये क्या आ गया, प्रोनाउन। ये नाउन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, नाउन की जगह लेने के लिए। बट क्यों दे हम नाउन की जगह किसी को, नाउन का अपना महत्व है, तो प्रोनाउन को क्यों लेके आए। कई बार जब हम बार 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 नाउन को रिपीट करते रहते हैं, जैसे मैरी इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैरी लिव्स इन असम, मैरी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश इन एन ईजी वे, आई मेट मैरी एट दैट प्लेस। सो आपको लगेगा यार मैरी मैरी मैरी, कहीं ना कहीं जो लिसनर है, जो हमें सुन रहा है, उसको रिपीटिशन पसंद नहीं है। हमारी आदत में भी होता है, कई बार लगता है यार पूरा महीना हमने बस यही यही किया, बोर हो गए, पूरे वीक हम बस यही यही पढ़ते रहे, बोर हो गए। इसी तरह से आप जिसको कहानी सुना रहे हैं या जिससे बात कर रहे हैं, वो बार बार एक ही नाम के रिपीट होने की वजह से बोर हो गया। उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर दोबारा मैरी ना लिख के अगर हम मैरी का कोई सब्स्टिट्यूट निकाल दें, शी, और यहाँ पर भी शी, तो अब हम उस नाम से बार बार बच सकते हैं। Until and unless कोई दूसरा पर्सन बीच में आ जाए जिक्र, तो हम फिर से किसी पर्सन का नाम लेंगे। जैसे अगर मैंने कहा, यहाँ पे मैंने शी का जिक्र किया, अब मैं आगे बताती हूँ, हर फ्रेंड दीपांशु, तो वहां पर मैंने को दीपांशु का नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने न्यू पर्सन को इंक्लूड किया स्टोरी में। इज दैट क्लियर? लेकिन जब
एक पर्सन की कहानी शुरू हुई और आखिर तक उसी पर्सन की कहानी है, तो बार बार उस पर्सन का नाम नहीं लेना है। इज दैट क्लियर? ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच था। थर्ड देखिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। इट इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट. No more definition you need to Google, you need to search in some dictionary, in some website. This is the easiest definition. The one who qualifies a noun or a pronoun is adjective. The coffee is bitter. कॉफी कैसी है? कड़वी, बिटर। तो ये कहीं ना कहीं कॉफी की क्वालिटी को बता रहा है। इट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। कैसा बॉक्स है? रेक्टेंगुलर। बॉक्स के प्रकार को बता रहा है, उसकी शेप को बता रहा है। इट वॉज अ रेनी डे। कैसा दिन था? कैसा डे था? डे को क्वालिफाई किया। डे क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई किया, रेनी। क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैसे फ्लावर्स मुझे पसंद है? व्हाइट, रेड, पिंक। क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा सरफेस है? स्मूथ, रफ। कैसी वॉइस थी वो? लाउड, बहुत तेज आवाज थी। कपिल शर्मा किस तरह का पर्सन है? फनी। कपिल शर्मा की क्वालिटी को बता रहा है कौन सा वर्ड? फनी। द स्टूडेंट वॉज वरिड अबाउट द एग्जाम। स्टूडेंट अपने एग्जाम को लेके चिंतित था। स्टूडेंट की क्वालिटी पता चली कि वो नर्वस था, चिंतित था, वरिड था, एंक्शियस था। तो यहाँ जितने भी ग्रीन अंडरलाइन हैं, वो सभी की सभी क्या है? जितने भी ग्रीन कलर में वर्ड्स हैं, वो सभी के सभी एडजेक्टिव हैं। यहाँ तक किसी को शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब एक चीज और आपको यहाँ पर पता लगनी चाहिए। अगर आप इसको इस तरह से नहीं समझ पाए कि मैम कोई और तरीका, कोई और ट्रिक, कुछ और ऐसा वे जो हमें जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हों तो बहुत आसानी से पता लग जाए कि यार ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव व्हाट काइंड ऑफ का आंसर करता है? एडजेक्टिव किसका आंसर करता है? इट आंसर्स व्हाट काइंड ऑफ? What kind of coffee it is? Bitter. What kind of voice that is? Loud. What kind of a person Kapil Sharma is? Funny. So what kind of का आंसर अगर आपको मिले तो वो क्या है? एडजेक्टिव। अब आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं, या तो डेफिनेशन से या थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे से। हमने अभी तक कितने पार्ट ऑफ स्पीच किए? 3 पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। मैंने कहीं भी चैप्टर फिनिश करने की बात नहीं की है। हमने कितने पार्ट ऑफ स्पीच समझे, मेरा मकसद ये जानना है। अभी तक हमने 3 को थोड़ा थोड़ा समझा है, थोड़ा थोड़ा। अभी हम 4th पार्ट ऑफ स्पीच पे नहीं चलेंगे। अभी हम आपको यहाँ पे आर्टिकल्स बताएंगे। क्यों क्यों आर्टिकल्स बताएंगे? आर्टिकल्स तो पर उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में कहीं मेंशन ही नहीं था। वहां पर जहां पे हमने पार्ट ऑफ स्पीच लिखा कि कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, यहाँ कहीं आर्टिकल्स नहीं है। फिर मैं वहां पर क्यों बताना चाह रही हूँ आपको? जो जो चैप्टर आपने कभी कहीं पढ़ा है और वो आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, वो किसी ना किसी की उपज है, किसी ना किसी इन टॉपिक से निकला है। तो जो जिससे जहां भी निकला है वही मैं उसको डिस्कस करूंगी। एडजेक्टिव से आर्टिकल्स निकला है तो वहीं पे ही डिस्कस किया जाएगा कि आर्टिकल क्या है और एडजेक्टिव से कैसे कनेक्टेड है। ये पार्ट ऑफ स्पीच तो नहीं है, लेकिन हाँ ग्रैंड सन है। किसका? एडजेक्टिव्स का। ग्रैंड सन, सन भी नहीं, बेटा भी नहीं, पोता है। अब कैसे? सुनने में भी बड़ा वियर्ड लग रहा है कि मैम
हाउ इज इट पॉसिबल? यहाँ पे हम रिश्ता कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, हर जगह रिश्ता आप बना सकते हैं। ओके, बस क्या जरूरी है रिश्ता बनाने के लिए? कनेक्टिविटी, कुछ ना कुछ तालमेल होना चाहिए। अगर आपके और सामने वाले इंसान के विचार एक जैसे लगते हैं तो आप जल्दी से दोस्त बन जाते हो या फिर कोई रिश्ता निकल आता है। तो इसी तरह से आर्टिकल्स का भी एडजेक्टिव से रिश्ता है, आर्टिकल्स पोता है एडजेक्टिव का। ओके, कैसे? आई हैव टू बुक्स, शी लिव्स इन अ सिटी, ही हैज एन आईफोन, शी इज द ब्रेव woman I was talking about, she is my friend, he is your neighbor, this picture is very old, please give me some water। जितने भी वर्ड्स को मैंने सर्कल किया, जितने भी वर्ड्स को मैंने सर्कल किया, इन सभी को हम कहते हैं डिटरमिनर्स। इन सभी को हम कहते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमाइन करने वाला, बताने वाला, किसको? नाउन को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाउन से पहले आके नाउन को डिटरमाइन करे, नाउन से पहले आके नाउन को डिटरमाइन करे, नाउन के बारे में कुछ बताए, उन्हें बोलते हैं डिटरमिनर्स। लेकिन कहीं भी आपने देखा हो कोई क्वालिटी नहीं बता रहा। क्या नहीं बता रहा? कोई क्वालिटी नहीं बता रहा। डिटरमाइन तो कर रहा है, कितनी किताबें हैं? 2। किसकी फ्रेंड है? मेरी फ्रेंड है। कौन सी पिक्चर? ये पिक्चर। पानी दो थोड़ा। डिटरमाइन तो कर रहा है नाउन को, लेकिन कहीं भी कुछ क्वालिफाई करता हुआ नहीं दिख रहा, विशेषता नहीं बता रहा। कोई विशेषता बताइयो, जैसे सुंदर, बहादुर, अमीर, गरीब, ये तो सब क्या है? विशेषता, जिसे हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ये एडजेक्टिव ना होके इनको नाम दिया गया है डिटरमिनर्स। नाम दिया गया है डिटरमिनर्स। तो ये जो डिटरमिनर्स हैं, आ तो सब नाउन से पहले ही रहे हैं, बता तो कुछ नाउन के बारे में ही रहे हैं। तो ये एडजेक्टिव का सन है। एडजेक्टिव का सन है। एडजेक्टिव जो किसी को क्वालिफाई करे, किसी की विशेषता बताए। जैसे पिछली टेबल में यहाँ पे देखिए, कॉफी की विशेषता कड़वी या स्वीट, कपिल शर्मा फनी या सीरियस, आवाज लाउड या धीमी स्लो, वरिड या हैप्पी, ये तो क्वालिटी हो गई। लेकिन डिटरमिनर, जो डिटरमिनर है, वो क्वालिटी ना बता के बस नाउन को थोड़ा बहुत डिटरमाइन कर देता है। ये बता देता है कि नाउन कहना क्या चाह रहा है। तो ये उसका सन है। और इनमें से भी अगर मैं ए, एन और दा निकाल दूं तो वो आर्टिकल्स हुए। तो वो क्या हुए? आर्टिकल्स। तो इस तरह से हम कहेंगे कि एडजेक्टिव का सन डिटरमिनर्स और डिटरमिनर्स का सन आर्टिकल्स और एडजेक्टिव का ग्रैंड सन आर्टिकल्स। कोई डाउट? बताइए, अगर कुछ भी आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताए और डिटरमिनर जो नाउन से पहले आके नाउन के यूज होने का तरीका बताए। और आर्टिकल्स, अगर उनमें से भी हम ए एन दा को बाहर निकाल दें, बाकी किसी को नहीं, डिटरमिनर्स में तो सब आ गए, ए भी, एन भी, दा भी, माई भी, योर भी, सब आ गए। लेकिन अगर मैं इनमें से भी ए एन दा को बाहर निकाल दूं तो उनको अलग नाम दिया गया, आर्टिकल्स। क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे। पहले हम सभी पार्ट ऑफ स्पीच का थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आई होप आपको ये 3 पार्ट ऑफ स्पीच और तीसरे पार्ट ऑफ स्पीच से आर्टिकल्स कैसे निकलता है
वो बहुत अच्छा लगा होगा। अब फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच और आने वाले पार्ट ऑफ स्पीच हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मैंने एक टेबल फिर से बनाई है आपको दिखाने के लिए, ये आप देख लीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, या सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप टेलीग्राम, क्योंकि ये टेलीग्राम थोड़ा सा स्टडी पर्पस के लिए होता है, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं इंग्लिश विद नेहा मलिक यूट्यूब चैनल पे ही। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।